नमस्कार। कभी अपने किसी बहुत करीबी को देखकर ये ख्याल आया है कि अरे, वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है। क्लास 12th की कविता माई मदर एट 66 बस इसी गहरे और थोड़े उलझे हुए एहसास को पकड़ती है। आज हम न सिर्फ इस इमोशनल कविता की परतें खोलेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़े सवालों का जवाब कैसे दें ताकि एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। देखिए, लिटरेचर में अच्छे नंबर सिर्फ समरी रटने से नहीं मिलते। यहाँ चाहिए सटीकता, मतलब प्रिसिजन। आपके जवाब में ग्रामर एकदम सही होनी चाहिए और कुछ ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जो आपके एनालिसिस में वजन डाले। तो आइए देखते हैं कि इस कविता के लिए वो जरूरी बातें कौन सी हैं। कविता की शुरुआत होती है एक कार के अंदर के सीन से। पोएट अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट जा रही हैं और अचानक उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है और बस एक जाना पहचाना सा डर उन्हें घेर लेता है। और यहीं पर इस कविता का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसका मेन आइडिया है, वो सामने आता है। ये जो दो हिस्सों वाली तस्वीर है ना, ये सब कुछ कह देती है। एक तरफ है कार के अंदर की ठहरी हुई मुरझाई हुई दुनिया, जो बढ़ती उम्र और शायद मौत की तरफ इशारा करती है। और दूसरी तरफ है कार के बाहर की दुनिया, जो जिंदगी और एनर्जी से लबरेज है। जरा पोएट के शब्दों पर गौर कीजिए। मैंने अपनी माँ को देखा, जो मेरे बगल में ऊँग रही थीं। उनका मुंह खुला था और चेहरा एक लाश की तरह राख जैसा पीला पड़ गया था। यहाँ पोएट ने एक सिमिली यानी उपमा अलंकार का इस्तेमाल किया है। माँ के चेहरे की तुलना सीधे सीधे एक लाश से की गई है, जो दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल और परेशान कर देने वाली इमेज बनाती है। तो अपने जवाब में इन शब्दों की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ऐश लाइक फेस मतलब राख जैसा चेहरा, और कॉप्स यानी लाश, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो इमेज है जो मौत के करीब होने का एहसास कराती है। ये शब्द दिखाते हैं कि पोएट अपनी माँ को देखकर कितना डर जाती है। उन्हें अपनी माँ की फिजिकल कमजोरी और ढलती उम्र का एहसास होता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पोएट का मन एकदम बेचैन हो जाता है और इस दर्दनाक ख्याल से अपना ध्यान हटाने के लिए वो जानबूझकर कार की खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। और बाहर क्या दिखता है? तेजी से पीछे भागते हुए जवान पेड़ और अपने घरों से खुशी खुशी बाहर निकलते हुए बच्चे। ये सीन अंदर के माहौल से एकदम बिल्कुल उल्टा है। एक पल में कविता का पूरा मूड ही बदल जाता है। यहाँ के पावरफुल शब्द हैं ट्री स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन। ट्री स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पेड़ों को इंसानों की तरह भागते हुए दिखाया गया है, जो जवानी, एनर्जी और जिंदगी की रफ्तार को दिखाता है। ये बच्चे और पेड़ उनकी माँ की स्थिरता और कमजोरी के एकदम ऑपोजिट हैं। तो ये स्लाइड कविता के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक फ्रेम में ले आती है। कार के अंदर कमजोरी और ठहराव, कार के बाहर रफ्तार और जिंदगी। यही कॉन्ट्रास्ट इस कविता की जान है और यकीन मानिए, आपके जवाब का भी सबसे जरूरी हिस्सा यही है। चलिए अब कविता के अगले हिस्से पर चलते हैं। कहानी एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां सिक्योरिटी चेक के दौरान पोएट को अपनी माँ से कुछ दूर खड़ा होना पड़ता है। बाहर के नज़ारों ने जो ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकाया था, वो अब खत्म हो चुका है। बिछड़ने का वही पुराना डर, वो तकलीफ एक बार फिर से उनके मन में लौट आती है। अब उससे भागा नहीं जा सकता। पोएट इसे एक पुराना जाना पहचाना दर्द, मेरे बचपन का डर कहती हैं। ये वही डर है जो शायद हर बच्चे को कभी ना कभी लगता है, अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो देने का डर। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है जिससे हम सब कनेक्ट कर सकते हैं। इस पल में पोएट पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस करती हैं। उनके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इस डर को कम कर सके। इसीलिए वो अपने दर्द और डर को छुपाने के लिए बस एक दिखावे का, एक मुखौटे का सहारा लेती हैं। मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। यहाँ मुस्कुराने शब्द का 3 बार इस्तेमाल, जिसे हम रेपिटिशन कहते हैं, बहुत गहरा मतलब रखता है। ये कोई खुशी वाली स्माइल नहीं है। ये तो अपने अंदर के तूफान को छिपाने और अपनी माँ के साथ साथ खुद को भी एक झूठी उम्मीद देने की एक बेबस कोशिश है। तो अब जब हम कविता की गहराइयों और उसके इमोशंस को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए कैसे करना है। एक बेहतरीन जवाब के लिए बस ये 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी याद रखिए। स्टेप 1, सबसे पहले मेन थीम बताइए, मौत की सच्चाई और जिंदगी की एनर्जी के बीच का टकराव। स्टेप 2, कार के अंदर और बाहर के कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से समझाइए। स्टेप 3, ऐश लाइक फेस और ट्री स्प्रिंटिंग जैसी कीवर्ड्स और पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कीजिए। और स्टेप 4, पोएट की मुस्कान का एनालिसिस कीजिए और बताइए कि कैसे वो अपने डर को छिपाने का एक जरिया थी।
और आखिर में ये फाइनल चेकलिस्ट हमेशा याद रखिए। जवाब लिखने के बाद एक नज़र अपने टेंस और कीवर्ड्स पर ज़रूर दौड़ा लें। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको बाकियों से आगे ले जाएंगी और आपके जवाब को परफेक्ट बनाएंगी। पोएट के आखिरी शब्द हैं, जल्द मिलेंगे अम्मा। इस बारे में ज़रा सोचिए, क्या ये एक सच्चा वादा है, एक उम्मीद है, या फिर एक दर्द भरा झूठ जो वो खुद से और अपनी माँ से बोल रही हैं? आपका जवाब ही इस कविता की असली गहराई को सामने लाएगा।